दर्शन का कार्यक्रम है। इसके मुख्य अतिथि अभी तो मंच पर विराज, उनके अनुपस्थित नहीं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे शेरे संजय मंच के संचालनकर्ता, आदरणीय संचालनकर्ता महोदय, इस सभा में उपस्थित क्रांतिकारी पटना की धरती पे इंतजार कर रहे हैं, आप गाना गाएंगे जी। धन्यवाद। पानी का टैंकर पीछे लग चुका है, गैस की व्यवस्था नहीं है। जाति दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं उनकी पीड़ा को लेकर आपके बीच में आया और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो बिहार के गरीब लोग झुग्गियों में रहते थे, चुनाव से पहले भाजपा के लोग जाकर वहां प्रवास कर रहे थे, झुग्गी में जाकर पूरी रात बिताते थे, उनके घर खाना खाते थे और कहते थे हमारी सरकार आएगी तो जहां आपका झुग्गी है वहीं आलीशान मकान बनेगा। लोग झांसे में आ गए, लोगों ने वोट दे दिया। अपने यहां कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हैं उसका नहीं बिगाड़ते, लेकिन ये इतने बड़े मक्कार लोग हैं कि सत्ता में आते ही आज दिल्ली के झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं, दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, बिहारियों का घर उजाड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं संजय भाई के साथ कई झुग्गियों को मैं गया, छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान में रो रहे हैं, कोई न खाने की व्यवस्था न रहने की व्यवस्था, और एक भी बीजेपी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आज नहीं जा रहा है जो उसको ये कह रहे थे कि झुग्गी में तुमको मकान देंगे। तो मैं आज ये कहने आया कि यहां भी आकर अब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। दिल्ली में तो की है मक्कारी और बिहार में आकर कहोगे तुम हमसे है यारी, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो दिल्ली में अगर तुमने की है मक्कारी तो बिहार में नहीं चलेगा तेरी यारी। अब बिहार के लोग तैयारी कर रहे हैं तुमको भगाने की। तो मैं आप लोगों को यह आह्वान करने आया कि दिल्ली में जो बिहार के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ वोट किया, आज जब सुबह घर से निकलते हैं, घर वापस जाते हैं तो उनकी झुग्गी बचेगी नहीं बचेगी उनकी चिंता रहती है। बेचारे रैली लगा रहे थे, रैली पर उनका रोजगार था, आज उनके रोजगार छीने जा रहे हैं, रैली पटरी हटाया जा रहा है। तो घर से निकले तो झुग्गी टूटने का डर, बाहर जाए तो रोजगार उजड़ने का डर, और जिनका घर बचा भी हुआ है, घर वापस है तो बिजली है कि नहीं उसका डर। आज दिल्ली में अफरा तफरी 3 महीने में ही, 4 महीने में ही हो चुका है। तो मैं आप सब लोगों को यह आह्वान और निवेदन करने आया कि इस लड़ाई को बड़ी संजीदगी से लड़नी है, मजबूती से लड़ना है, एक एक घर जाना है, लोगों को बताना है। चुनाव से पहले कहते थे कि झुग्गी में रोहिंग्या रहते हैं। एक बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहने की हिम्मत की थी और संसद में संजय भाई ने ललकारा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज ना झुग्गी की वो तोड़ रहे हैं, जो झुग्गी में रह रहे हैं वो रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं,
उनको बिहार में मुंहतोड़ जवाब देना है। बिहार क्रांति की भूमि रही है और बड़े बड़े अहंकार को बिहार ने चकनाचूर किया है। अब ये वक्त आया है इनके अहंकार को चकनाचूर करने का। मैं ये मानता हूं आने वाला इतिहास में प्रथम है कि ये जो 4-5 महीने फिर भाजपा का तमाम झूठ, तमाम मक्कारी, उसके साथ में टीवी मीडिया की हुजूम स्टार्ट हो जाएगा, फिर झूठ घर घर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब वो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी संजय भाई भी कह रहे थे, बात हो रही थी कि यहां जो लोग बैठे हैं हमारे, ये मुंहतोड़ जवाब देने की जज्बा रखते हैं। इनको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। तो अब इस लड़ाई को घर घर ले जाने की है। अपने जो भाई दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके आशियाने आज उजाड़े गए, उनका बदला अब बिहार में लेना है। मैं यह आह्वान करने आया हूं। तो मैं आप सब लोगों से इसी निवेदन और उम्मीद के साथ, क्योंकि गर्मी बहुत है और आप लोग सुबह 7-8 बजे से यहां बैठे और संजय भाई को आप सब लोग सुनने हैं, संजय विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन एक बिहारी होने के नाते मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूं कि ये लड़ाई न केवल बिहार की, मजबूरी में लोगों को बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली से भगा रहे, उनको रोजगार छीन रहे हो, ये हम बिहार में नहीं चलने देंगे। मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर तुम दिल्ली से बिहारी को भगाओगे तो बिहार से अब तुमको हम भगाएंगे। ये लेना है। तैयार है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि लड़ाई होगी और भीषण होगी। अगर दिल्ली में करोगे मक्कारी, नहीं चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी बिहार में यारी। हमने देखी है तुम्हारी गद्दारी। अब बिहार में तुम्हारे भगाने की हो रही है। बहुत लंबा ढेसरा बात, एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। अब मैं ही माई पकड़ के सीधे हमारे मिथिला के लाल, बिहार के लाल, दिल्ली में 4-4 बार के विधायक, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले विधायक, आज बिहार से अजय यादव जी ने जो क्रांति फूकी है, ललकारा है बिहार के सियासी पार्टियों को, उसकी पहले कार्यक्रम में आज हमारे बीच है। इनका स्वागत करना हम सबका कर्तव्य है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? जोर से करना चाहिए कि नहीं? इनको मिथिला का पाग देना चाहिए कि नहीं? इनको अनुवासन देना चाहिए कि नहीं? मैं आमंत्रित करूंगा बिहार पर आई अजय यादव जी को 2 मिनट के लिए हमारे बीच आ जाए। राकेश यादव जी भी आगे आ जाए। ये हमारा कल्चर है बिहार का, दूध की भूमि का आप स्वागत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, संजीव दा जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद, अजय यादव जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ध्यान रखिएगा, हर वक्ता के बोलने के बाद मैं बीच में आऊंगा और उनको सम्मानित करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा, आपके बीच में मैंने देखा सुबह 8 बजे से आप सभी बैठे थे, तो मैंने कहा हमारा शेर पार्लियामेंट में
एक ही शेर है जो आप सबकी आवाज उठाता है, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। तो मैंने कहा आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अब बिहार आ गया हूँ तो बिहार से इन शैतानों को बजाने के बाद आपके बीच में दबके बोलेंगे, पहले इनको भगाएंगे। और मैं हमारे शेर, मेरे भाई, हमारी आवाज हमारे माननीय प्रभारी महोदय जयशंकर जी को आरटीएन मनोज भैया। देखिए हमारे बीच एक ऐसा शख्सियत, ऐसा चुनाव प्रभारी खड़ा है कि जिसने न केवल हमें कमेटी दिलाने में मदद की, बल्कि बिहार का जो मुख्य मुद्दा था चुनाव, आप तो चुनाव हो गया, तो चुनाव में भी चुनाव की घोषणा उन्होंने की है, हम बिहार लड़ रहे हैं और सारे सीटों पे लड़ रहे हैं। तो एक सम्मान बनता है 14 तारीख के साथ। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सिस्टम ध्वस्त होने के कारण आपके कारण हम लोग शुरू में स्वागत नहीं कर पाए थे, जिसका हमने पूरा किया। कुछ कमी होगी उसके लिए मैं अपने सभी अतिथियों से, बड़े भाई से क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर एक बार देखो देखो कौन आया, जोर से पीछे से बताए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। राष्ट्रवाद से जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया मत घबराना, संजय भैया मत घबराना। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। सबसे मिलूंगा एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, आम आदमी पार्टी लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। मंच पे आसीन बिहार के प्रभारी, दिल्ली के पूर्व विधायक भाई अजय यादव जी, मंच पे आसीन बिहार के लाल, हम सबके संघर्षों के साथी, 4 बार से दिल्ली के विधायक भाई संजीव झा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मजबूत साथी जो दिन रात अपनी यात्राओं से पार्टी के संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भाई राकेश यादव जी, हमारे बीच में अन्ना आंदोलन से लेके अब तक कंधे से कंधा मिला के साथ चलने वाले बिहार के सह प्रभारी भाई अभिनव राय जी, भाई दीपी सिंह जी, भाई सुशील सिंह जी, भाई साहू जी जो हमारे शत्रुघ्न साहू जी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारी छोटी बहन रीना जी संचालन कर रही है कार्यक्रम का, उमा जी, हमारे मनोज भाई, कितने लोगों का नाम लूं, मैं तो सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। लोकेश का गाना सुने कि नहीं आप लोग? इसके लिए भी ताली बजा दीजिए। भटकना नहीं है, पूरा साथ में रहना है, लड़ना है। साथियों और दोस्तों, आज बिहार क्यों आना पड़ा, पटना क्यों आना पड़ा, क्या वजह हो गई?
एक दुख है मन में, पीड़ा है, तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की केंद्र में भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में मेयर भी हो गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार इंजन बिहार से लेके दिल्ली तक चल रहा है। मोदी जी सभाओं में आते हैं, बिहार के अंदर ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, कहते हैं कितना पैसा चाहिए, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, चलो 1.5 लाख करोड़ दे देता हूँ। अरे मोदी जी, हमें 1.5 लाख करोड़ नहीं चाहिए। ये बताओ, तुम दिल्ली में बिहार के लोगों को 1.5 फीट की जगह देने को तैयार क्यों नहीं हो? पहले इसका जवाब दो। 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई दरभंगा से, कोई मोतिहारी से, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई पटना से, कोई भागलपुर से यहां से गया, दिल्ली में मेहनत किया, मजदूरी किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, किसी ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी किया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी एक झुग्गी तैयार की, अपना एक छोटा सा घर तैयार किया। उस घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं बिहार के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों, जिन्होंने आपके घरों पे बुलडोजर चलाया, उनकी राजनीति पे बुलडोजर चलाने का काम आपको करना है। और राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? राजनीति पे बुलडोजर कैसे चलेगा? ये जो तस्वीर है बाबा साहब के सामने, इनके दिए हुए अधिकारों से राजनीति पर बुलडोजर चलेगा भारतीय जनता पार्टी की। वो अधिकार क्या है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में लिखा? हर आदमी को वोट देने का अधिकार, और चपरासी हो या राष्ट्रपति, सबका वोट एक गिना जाएगा, 2 वोट गिना नहीं जाएगा। इसी वोट के अधिकार से बुलडोजर चलाना है, इसी वोट के अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करना है। आप इतना भेदभाव करते हैं। चुनाव के पहले दिल्ली में संसद के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ पे बांग्लादेशी आ गए हैं। मैंने कहा आप तो बिहार के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, यूपी के लोगों का वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। मैंने उसी समय सदन में खड़े होकर कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? सुना था नहीं सुना था? बताओ, सुना था कि नहीं सुना था? मैंने कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी, बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहने की? साथियों और दोस्तों, आज दिल्ली में दुश्मन देश की नागरिक की तरह बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई महीने से लगातार जब से बीजेपी आई है, चुन चुन के जहां पे बिहार, यूपी, पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, बिहार में रह के बड़ी बड़ी बातें करते हो, दिल्ली में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो। ठीक कहा संजीव भाई ने, जाके झुग्गियों में रुकने की नौटंकी करते हो और चुनाव जीतने के बाद गरीब के घर पे बुलडोजर चलाने का काम करते हो। अगर हिम्मत है तो आज मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार के नेताओं को बोलना चाहिए और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना चाहिए बिहारी भाइयों पर बुलडोजर रोको, वरना हम सरकार तुम्हारे साथ नहीं चलाएंगे। ये साहस, ये हिम्मत नीतीश कुमार जी को दिखाना चाहिए। लेकिन चारों तरफ खामोश, चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ खामोशी है।
क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार देश के अंदर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और बिहार के अंदर दूसरी तानाशाह सरकार चल रही है, बीजेपी जेडीयू की सरकार। रोजगार मांगने के लिए नौजवान सड़क पे आता है, उसको लाठियों से पीटा जाता है। मैं नीतीश कुमार जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं बिहार की सरकार से कहना चाहता हूं, अरे आप लोग तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने आपातकाल के खिलाफ अपना कॉलेज, अपना स्कूल छोड़ के जेलों को भरने का काम किया था और देश से आपातकाल को मिटाने का काम किया था। यह है बिहार के लोगों का इतिहास। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती के लोगों को, इस धरती पे जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी राजनीति की, इस धरती पे जहां बड़े से बड़े समाजवादी नेताओं ने अपनी राजनीति की, मधुलिमेश जी ने अपनी राजनीति की, इस धरती पर जहां कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके पैरों में जो जूते होते थे वो 3 जगह से सिले रहते थे। ये सिद्धांतों की, उसूलों की ये वो धरती है, क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जब भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उसके खिलाफ मिलकर लड़ने का काम किया। और मुझे याद है जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, बिहार के हर जिले में आंदोलन चल रहा था, हर गांव, हर शहर में आंदोलन चल रहा था। मैं उस वक्त भी पटना आया था, इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आज इनके झूठ का मुकाबला करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो देश में नफरत फैला के, भाई से भाई को बांट के आपके मुद्दों को पीछे धकेलना चाहते हैं। आज शिक्षा पे बात नहीं करती बीजेपी। 8% सरकारी स्कूल बिहार के अंदर बंद हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करते। आज बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है, उसके बारे में बात नहीं करते। पेपर लीक में पेपर लीक, परीक्षा होती है तो नौजवान बड़ी मुसीबत से तैयारी करके अपने घर का पैसा लगा के परीक्षा में हिस्सेदारी लेता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। बिहार में पेपर लीक की सरकार चल रही है, लेकिन उसके खिलाफ जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नौजवानों पे तुम लाठियां चला रहे हो, ये लाठियां बेकार नहीं जाएंगी। नौजवान तुमको ऐसे ही चुनाव के दौरान अपने वोट की ताकत से वोट की लाठी मारने का काम करेगा। मारना नहीं मारना है लाठी, बताओ क्या क्या वादे किए गए आपसे 10 साल 11 साल में? 11 साल पूरे हो गए मोदी जी के। हमसे पत्रकारों ने कहा 11 साल पूरे हो गए बीजेपी वालों के। बिहार में जश्न मनाया जा रहा है, यूपी में जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहा भाई किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जरा मुझे बताओ। भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था नौजवानों को हर साल कितनी नौकरी दी जाएगी? जोर से बोलिए। बिहार में सबको याद रहता है, भूलते नहीं कुछ। कितनी नौकरी कही थी? 2 करोड़। 2 करोड़ नौकरी अगर जोड़ लो 11 साल में तो कितनी हो गई भैया? 22 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती तो देश में कोई बेरोजगार बचता क्या? बचता क्या? नौकरी के नाम पे धोखा दिया। दूसरा क्या बोले? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरे में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लेके आएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे, हवाई जहाज से लेके आएंगे, लाखों करोड़ लेके आएंगे, और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? कितना? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आया, 15 पैसे भी नहीं आया। और हमारी बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर और आसियाना बनाया होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही तो काला धन है, नोटबंदी कर दिए, लाइन में लग के इसको जमा कर। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको क्या देंगे? क्या देंगे? सबको याद है।
मकान तो छोड़िए, जो मकान है वो भी तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं, उस पे भी बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। तो काला धन आया नहीं। महंगाई पे तो ऐसे ऐसे भाषण देते थे, कहते थे 30 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा, 20 रुपए में डीजल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। महंगाई आसमान पे पहुंच गई। आज 250 रुपए किलो दाल इस शासन में बिका, 300 रुपए का सरसों का तेल बिका, टमाटर महंगा बिका, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। एक ही वादे पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी और रोजगार देने के नाम पर भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब वो विश्वासघात किया था, मुझे याद है बिहार के नौजवानों ने सड़कों को जाम करके कहा था हमको अग्निवीर योजना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर योजना क्या है? 4 साल की नौकरी, 4 साल की सेना में नौकरी। पहले हमारा जवान जाता था बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, सेना में भर्ती होता था, सुबह खूब उठ के वर्जिश करता था और जरूरत पड़ने पर भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देता था। 17 साल 20 साल सेना में नौकरी करता था। मोदी जी ने कहा सिर्फ 4 साल आपको नौकरी मिलेगी। 4 साल की नौकरी दिया, 3 साल सेना की भर्ती कम कर दिया। 1,80,000 सैनिक आज भारतीय सेना में अगर कम है तो वो गद्दारी किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो गद्दारी की बात कर रहे थे, ये है देश के साथ गद्दारी, ये भारत माता के साथ गद्दारी। और मोदी जी कहते हैं अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, अग्निवीर बहुत अच्छी है, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है तो अमित शाह के बेटे को अग्निवीर बनाओ, उसको सेना में भर्ती करके भेजो। हमारे घर का बच्चा, किसान का बेटा सेना में अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का बेटा जैसा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो चेयरमैन बनेगा बीसीसीआई का। ये व्यवस्था हमें मंजूर। बिहार के नौजवानों को भी सेना की 17 साल 20 साल की जैसे पहले बहाली थी वही बहाली होनी चाहिए। ये अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए। अभी देश के ऊपर एक आपत्ति आई, एक मुसीबत आई। पहलगाम के अंदर हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए। आतंकवादियों ने उनके पति को गोली मार दी, उनके परिवार के लोगों को गोली मार दी। उसके जवाब में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी दी और कहा कि हम इस पर टारगेट कर रहे हैं। पीओके को कब्जा करने का भारत के पास सबसे बड़ा मौका था। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटाया जा सकता था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की धमकी पर सीज फायर की घोषणा करके भारत माता के साथ और देश के साथ धोखा देने का काम किया। ये हिसाब हम मांगेंगे बिहार के चुनाव में। इनसे पूछेंगे कि जब भारत की सेना बहादुरी से लड़ रही थी तो आपने उस वक्त सीज फायर क्यों किया? और क्या कह रहा है ट्रंप? 12 बार कह चुका है, 1-2 बार नहीं। कहने लगा हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी और दोनों देश की लड़ाई रुकवा दी। कह रहा है पाकिस्तान और भारत दोनों महान देश है। अरे हम तो महान देश है, लेकिन पाकिस्तान कहां से महान देश हो गया? मोदी इसका जवाब क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बोलते? 12 बार कह चुका। तो मैंने कहा कि भैया एक चीज ये बताओ, अमेरिका वालों का कोई पाकिस्तान के साथ तो व्यापार है नहीं। जो व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ जो व्यापार है वो अडानी का व्यापार है। अपने एक दोस्त के व्यापार को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान को गिरवी रखने वाले प्रधानमंत्री को देश कभी माफ नहीं करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हर चीज में सिर्फ व्यापार, सिर्फ फायदा, निजी फायदा,
सब कुछ चंद लोगों को देने का काम। आज सामाजिक न्याय पे हमारे पत्रकार बंधु मुझसे सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे जाति जनगणना पे आपकी क्या सोच है। मैंने कहा जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, महादलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना, ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे। ये वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, और आरएसएस वो संगठन है जिसने 100 सालों में एक भी अपना प्रमुख पिछड़ा नहीं बनाया, अति पिछड़ा नहीं बनाया, दलित नहीं बनाया, महादलित नहीं बनाया, आदिवासी नहीं बनाया। जो संगठन बड़े वंचित शोषित वर्ग का विरोधी है वो कभी जाति जनगणना नहीं कराएगा। मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, आरक्षण तो सारे विभाग में खत्म कर रहे हैं। सारी सरकारी विभाग को किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? बिजली किसको दे रहे हैं? पानी किसको दे रहे हैं? सड़क किसको दे रहे हैं? पोर्ट किसको दे रहे हैं? एयरपोर्ट किसको दे रहे हैं? कोयला किसको दे रहे हैं? जमीन किसको दे रहे हैं? आकाश किसको दे रहे हैं? पाताल किसको दे रहे हैं? तो आकाश से लेके पाताल तक नरेंद्र मोदी जी के लिए उनका सिर्फ एक ही दोस्त है, मोदी जी इंडिया के लिए काम नहीं करते, अडानी के लिए काम करते हैं, याद रखना। और दूसरा क्या काम करते हैं? दूसरा क्या काम करते हैं? सारी सरकारी नौकरियों को, जब आप सरकारी विभागों को ही बेच दोगे तो आरक्षण कहां रहेगा? कहां से न्याय मिलेगा समाज के एक बड़े वर्ग को? सामाजिक न्याय कैसे कर पाओगे आप? और दूसरी बात, आज हम सबको सोचना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हम क्या सपना देखते हैं बिहार को लेकर? एक अच्छा शिक्षा का इंतजाम हो, एक अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो, पुल बने। आज यहाँ तो ये हालत हो गई है, पुल का उद्घाटन नहीं होता, दरार पहले आ जाती है। पुल उद्घाटन हुए बगैर गिर जाता नहीं गिर जाता। मोदी जी के राज में नई नई घटना हमने देखी। एक मेट्रो का उद्घाटन बंबई में करके आए, वहां पे पानी भर गया। हमारे यहाँ आए गाजियाबाद में मेट्रो उड़ गया पहले बारिश में। एक जगह गए एयरपोर्ट का उद्घाटन करके आए, एयरपोर्ट उड़ गया। चले गए महाकाल में, वहां इंदौर के अंदर उज्जैन में, वहां कॉरिडोर का उद्घाटन करके आए, वहां भगवान की मूर्तियां उड़ गई। मैंने कहा मोदी जी के राज में मैं एक ही चीज देख रहा हूं, पहले एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ती थी, अब एयरपोर्ट ही उड़ जाता है। एयरपोर्ट उड़ जाता है। ये हालत कर दिया इन्होंने, ये हालत कर दिया। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ मोदी जी के बारे में, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके पहले ही एक जगह गए, कहने लगे हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है, गर्म बह रहा है। कहने लगे कि नहीं कहने लगे? बताओ, कहा कि नहीं कहा? कभी कहते हैं हमारे खून खून में, नस नस में व्यापार बह रहा है, कभी कहते हैं सिंदूर बह रहा है। अच्छा भाई, सिंदूर बह रहा है आपके नस नस में, आप बताइए, आपने सेना के अधिकारी वाली फोटो खिंचवा ली, चश्मा लगा लिया, एयरफोर्स के अधिकारी बन गए, तो मैंने वो फोटो दिखा के पूछा कि मोदी जी आप बताइए, आप ब्रिगेडियर है, कर्नल है, सेनाध्यक्ष है, वायुसेना अध्यक्ष है, क्या है आप? आपके चमचे आपकी फोटो लगा के वोट मांगने का काम सेना के नाम पे क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दो मोदी जी। ये कह रहे हैं होमगार्ड, ऐसे मत बोला करो, होमगार्ड नहीं है। तो मैंने एक फिल्म देखा था सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार थे। एक नई फिल्म नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के आज बिहार के लोगों क्या ये सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए कि
कि 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी कैसे घुस गए, कैसे हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, कैसे आज तक आपने उन आतंकवादियों की ना तो उनको मौत के घाट उतारा, ना उनकी गिरफ्तारी की। और अभी वो खूंखार आतंकवादी घूम रहे हैं, उसके पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया कि हम तो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगेंगे। ये कौन सी पार्टी है मेरे दोस्तों? ये कौन सी पार्टी है? ये कौन सी पार्टी है? कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहते हैं हम दुनिया की सबसे संस्कारी पार्टी है, संस्कारी पार्टी है। ये हिमांशु हमारा नौजवान युवा का अध्यक्ष है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या संस्कार होता है भाई, क्या संस्कार होता है? वो हिमांशी नरवाल, वो महिला जिसका पति जो सेना में था, 3 दिन पहले उसकी जान चली गई, आतंकवादियों ने उसकी जान ले ली। उसने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई हमको हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत नहीं फैलाना, एकजुट होकर रहना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस विधवा को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। इन लोगों से आपको हिसाब करना होगा। अगर तुम इनको मानते हो ये देशभक्त है तो इनके साथ खड़े होना, अगर तुम इनको मानते हो कि ये गद्दार है देश के तो इनके खिलाफ खड़े होना। मैं ये कहने के लिए आपसे आया। सेना की हमारी बेटी, भारत के सेना की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विजय शाह कहता है वो आतंकवादी की बहन है। क्या कहता है? क्या कहता है? किसके लिए कहता है? भारत के सेना की एक बहादुर बेटी के लिए कहता है वो आतंकवादी की बहन है। ये लोग देश के गद्दार हैं कि देशभक्त हैं? जरा हमको बताओ। उसको गालियां देते हैं, उसको अपमानित करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी विक्रम मिश्री जी, वो आते थे, वो बताते थे कि भारत की सेना की उपलब्धियां क्या है, कैसे उसने भारत की सेना ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा। और उस विक्रम मिश्री से नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का डिक्लेरेशन कराया। फैसला तो मोदी का था, सिर्फ उसने उस फैसले को सुनाया था। उसकी बेटी को गाली दिया गया, उसके परिवार को गाली दिया गया। जो लोग भारत की सेना को गालियां देते हैं, जो लोग विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को गालियां देते हैं, जो लोग एक शहीद की विधवा को गाली देते हैं, ये कभी भी आपके नहीं हो सकते। इनसे बदला लेना है, इनसे हिसाब लेना है, इनकी गद्दारी का जवाब आपको देना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बीजेपी आपके बच्चों को शिक्षा दे सकती है क्या? ईमानदारी से बताना ईमानदारी से। केजरीवाल जी ने जो स्कूल बनाए थे उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दिया। अभी 80% फीस बढ़ गई दिल्ली में। और बाउंसर लगवा के प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों को भगाने का काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रोकने का काम करते हैं। जाके पता कर लेना, दिल्ली में 4 महीने में बुलडोजर चलने लगा। जहां पर बिजली फ्री मिलती थी, 24 घंटे मिलती थी, वहां पे बिजली की कटौती होने लगी। आज ये हालत इन लोगों ने दिल्ली की बनाई है। भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छा इलाज दे सकती है क्या? दे सकती है क्या? दे सकती है ना? अच्छे स्कूल दे सकती है, मोहल्ला क्लिनिक दे सकती है, फ्री बिजली दे सकती है क्या? फ्री पानी दे सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी आपको सिर्फ एक चीज दे सकती है। क्या दे सकती है? क्या दे सकती है? झूठ और झगड़ा। झूठ और झगड़ा। हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराओ, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कराओ, मराठी गैर मराठी के बीच में झगड़ा कराओ, मराठी गैर मराठी के बीच में झगड़ा कराओ, जाट गैर जाट के बीच में झगड़ा कराओ, दिल्ली में झगड़ा कराओ, पूरे देश में झगड़ा कराओ, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओ, हिंदू सिख का झगड़ा कराओ, हिंदू ईसाई का झगड़ा कराओ, हिंदू हिंदू का झगड़ा कराओ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? आप
आपके मोहल्ले में आ जाए तो सावधान हो जाना। कोई ना कोई नफरती भाषण देके झगड़ा कराने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान शुरू करते हैं। और दूसरा झूठ बोलने का काम, झूठ बोलने का काम। ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं आपके भी होश उड़ जाते। कहते हैं नाली गैस से चाय बना लो सब लोग, कहते नहीं कहते। हमारे यहाँ गए खलीलाबाद में संत कबीर नगर में, कहने लगे बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते थे, उनके जीवन में 100 साल का अंतर है। तो कुछ भी नरेंद्र मोदी जी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये लोग झूठ बोलने की फैक्ट्री है, ये झगड़ा कराने की फैक्ट्री है। ये आपके बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, ये आपके लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, ये आपके घरों को उजाड़ सकते हैं, आपके घरों को बसा नहीं सकते। इनसे याद रखना। और आम आदमी पार्टी का क्या संदेश है? वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है, ये राजनीति का हिस्सा है। और हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म की रामचरितमानस की चौपाई क्या कहती है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म में पूजा खत्म करने के बाद प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और भाजपाई क्या प्रार्थना करते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। करते नहीं करते? तो हमें कौन सा सद्भावना वाला धर्म मानना है, प्रेम वाला धर्म मानना है, हमें बाबा साहब का संविधान मानना है। और मोदी जी से कहना है कि हमको बराबरी का हक बाबा साहब के संविधान से मिलता है। ये देश किसी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और नारा तो आज बढ़िया दे दिया संजीव झा जी ने, जिसने दिल्ली में की गद्दारी उनसे बिहार में नहीं चलेगी, जिसने दिल्ली में की गद्दारी उनसे बिहार में नहीं चलेगी। तो साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक बैनर बना के, वीडियो बना के, यात्रा के लिए गाड़ी निकाल के और एक एक जगह पे जाइए और बताइए कि दिल्ली में बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है। गांव गांव में सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, अपने तमाम माध्यमों से जनता तक ये बात पहुंचाइए कि जो बीजेपी वाले दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को बिहार से बिहारी भाई भगाने का काम करेंगे। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? अब तो केजरीवाल जी ने भी हरी झंडी दे दी है। देखो हम भी प्रभारी रहे बिहार के, हम भी प्रभारी रहे बिहार के, संजीव झा भी प्रभारी रहे बिहार के, लेकिन चुनाव लड़वाने का सौभाग्य किसको मिला? किसको मिला? आगे आ जाओ। बहुत इन्होंने परिश्रम करके, मेहनत करके आज इन्होंने ये फैसला कराया कि बिहार के अंदर चुनाव हो। और केजरीवाल साहब ने कह दिया है कि हमारे कार्यकर्ता जुट जाए मेहनत से, एक एक जगह पे तैयारी करें और सभी सीटों के ऊपर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी बिहार का चुनाव लड़ेगी और हम लोग अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उसको जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि बिहार में हमारी संख्या कम है कि ज्यादा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें से कोई भी आदमी भगौड़ा, कोई भागने वाला, लाठी खाना होगा तो लाठी, जेल जाना होगा तो जेल,
मुकदमा लिखवाना होगा तो मुकदमा इनके लाठी मुकदमे और जेल से हम लोग डरते नहीं हैं, अपने जूते के नीचे रख रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ये संजीव झा घसीटे गए हमारे साथ कई बार, संजीव झा ये मारे गए, घसीटे गए कई बार हमारे साथ, और पकड़ के हमको जेल में डाल दिया बिना किसी मामले के। 6 महीने जेल में मुझे रखा, मैं 6 महीने जेल में रहा। मैं वहां पे म्यूजिक क्लास था, वहां जाके आराम से गाना गाता था, टीवी लगी थी टीवी देखता था, आराम से सोता था, क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ता था। तो भगत सिंह जी की एक किताब मिली, भगत सिंह जी की एक किताब मिली, वो लाइन उसमें जो लिखी थी, आज वही लाइन पढ़ के आपके बीच से जाना चाहूंगा। भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो गई, उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया, कुलतार सिंह जी उनसे मिलने के लिए आए। जब उनसे मिलने के लिए आए तो कुछ मायूस थे, मायूस होकर वहां से जब वो गए तो भगत सिंह ने उनको चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा अपने भाई को। सोचिए उनको फांसी हो चुकी थी, उसके बाद पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आज तुम कुछ मायूस लग रहे थे, आज कुछ मायूस लग रहे थे, उन्हें ये फिक्र है। और एक लाइन लिखी उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब होता है अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। आवाज दो, आवाज दो, बुलडोजर चलाना बंद करो, और तानाशाही बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, बिहार के भाइयों को उजाड़ना बंद करो। दादागिरी नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे लाठी डंडे की सरकार और पुलिस के दम पे ये सरकार, अरे बुलडोजर वाली सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महासचिव महोदय। सभी लोगों से हमारे बिहार के एक एक जिले, एक एक विधानसभा, एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड से आए हुए हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, आपसे विनती है कि जितने भी आए हैं भोजन की व्यवस्था, जिस व्यवस्था की गई है, आप सभी लोग भोजन करके ही उसमें सहयोग करेंगे। हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आपके सहयोग से लाइन में के हम पूरी विनम्रता से आप तक वो एक थोड़ी भोजन की व्यवस्था वो करके ही यहाँ से जब जाए प्रस्थान करें, वो भोजन करके आप हमें अनुग्रहित करें। सांसद महोदय की तरफ से ये व्यवस्था, संजय भैया की तरफ से, अजय सिंह की तरफ से यह